नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक विशेष वीडियो लेकर के। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बधाई देता हूँ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में कुछ रोचक जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की। और ये जो विशेष कार्यक्रम चल रहा है विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, इसकी हम बात करेंगे। और इसके साथ ही अंतरिक्ष विज्ञान में हमारे देश ने क्या प्रगति की है, विशेष रूप से चंद्रमा के लिए भारत का जो मिशन है इसरो के द्वारा जो चल रहा है उसकी हम विशेष रूप से बात करेंगे। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो की शुरुआत। देखिए, हम ये जानना चाहते हैं कि जो विज्ञान दिवस है वो भारत ने कब से मनाना शुरू किया। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार द्वारा 1982 में नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन NCSTC की स्थापना की गई, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन। इस संस्था ने सबसे पहले 1986 में भारत सरकार से आग्रह किया कि 28 फरवरी को प्रतिवर्ष विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाए। और इस संस्था के जो आग्रह को भारत सरकार ने सहर्ष स्वीकार करते हुए ये डिक्लेयर किया कि हम हर वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाएंगे। अब प्रश्न ये आता है कि भाई 28 फरवरी को ऐसा क्या हुआ, इस संस्था ने ऐसा क्यों कहा। तो आइए आगे देखते हैं इस बारे में। तो देखिए, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 फरवरी ईच ईयर टू मार्क द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। एक्चुअली भारत में एक बहुत महान वैज्ञानिक हुए CV रमन साहब, उन्होंने रमन प्रभाव को सबसे पहले बताया और उन्हीं के सम्मान में प्रतिवर्ष हम लोग ये विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है ना। और अब हम जानना चाहते हैं कि रमन प्रभाव क्या है और ये CV रमन जी कौन थे। देखिए, रमन प्रभाव का मतलब है व्हेन अ लाइट बीम, मतलब प्रकाश का जो पुंज है जब भी किसी आणविक में गुजरता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य में क्या परिवर्तन होता है, इसका सबसे पहले प्रभाव जो पता लगाया वो लगाया CV रमन सर ने। और उनको इस कार्य के लिए 1930 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। और मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर विज्ञान के क्षेत्र में ये पहला नोबेल प्राइज था। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं तो इस वर्ष का जो विज्ञान दिवस है उसके बारे में। एक्चुअली इस वर्ष का जो विज्ञान दिवस है वह कुछ विशेष दिवस है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इसमें इस वर्ष विज्ञान दिवस को एक विशेष थीम के साथ में शुरू किया गया है। जो इसका मूल मंत्र है वो है विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। ठीक है ना। इसको हम आगे समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखिए, मैंने अब जैसा बताया कि हम लोग 75वें वर्ष में, आज़ादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। और हमारे देश के हर हिस्से में विज्ञान और टेक्नोलॉजी में जो भी नवाचार हुए हैं उन सबको अखिल स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए एक कॉमन कार्यक्रम होना जरूरी था। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विज्ञान सर्वत्र पूज्यते एक विज्ञान सप्ताह मनाया जा रहा है 22 से 28 फरवरी तक। ठीक है ना। जिसका अंतिम दिन आज है। और क्योंकि विज्ञान दिवस आज ही है तो भारत में 75 स्थानों से नई दिल्ली से मेगा विज्ञान उत्सव में एक सप्ताह के रूप में ये चलने वाला प्रोग्राम था और जिसका 22 फरवरी को हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन किया था। इस वर्ष की थीम जो है ना वो एक विशेष थीम है। थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। क्या मतलब हुआ, एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। ठीक है ना। अब इस थीम के अंदर कुछ चीजें मैंने हाईलाइट की हैं। सतत भविष्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आइए इस थीम को समझते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, साइंस का मतलब होता है अवलोकन और प्रयोग। ठीक है ना। यानी कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम फिजिकल और नेचुरल वर्ल्ड की जो संरचना है उसका सिस्टमेटिक जो स्टडी है उसको हम कहते हैं साइंस। ठीक है ना। और इसी साइंस को जब हम अप्लाइड करते हैं फील्ड के अंदर तो ये कहलाता है टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। अब तीसरा जो मुख्य वर्ड है वो है सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब है कि समझौते किए बिना हमारी जरूरतों को पूरा करना। ठीक है ना। देखिए, बहुत सीधा मतलब है, हम हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे को बिजली की जरूरत है तो हम कोयले का उपयोग करके बिजली जलाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कोयला जला करके हम प्रदूषित गैसों को जनरेट करें जिससे हमारा वातावरण दूषित हो। तो उसके भी उपाय किए जाएं। तो इसका मतलब होता है सस्टेनेबिलिटी। ठीक है ना। अब देखिए, थोड़ा और विस्तार से मैं आपको बताता हूँ।
देखिए, वैज्ञानिक सफलताओं को नई तकनीकों में बदलने से विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जैसा कि मैंने उदाहरण के माध्यम से समझाया, ठीक है ना। लेकिन इन तकनीकों का बुद्धिमानी से अगर प्रबंधन आवश्यक है, ठीक है ना, यही इस कार्यक्रम की थीम है। तो सतत विकास की एक चुनौती प्रौद्योगिकी का इस तरह से उपयोग करना है कि दीर्घकालिक संसाधन व्यवहार्यता के साथ उत्पादकता में प्रकृति को संतुलित करें, ठीक है ना। एक बैलेंस मेंटेन होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इसीलिए इस ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए ऐसा कहा गया है कि एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण होना जरूरी है। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच दोनों की होनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए, जब बात विज्ञान की चल रही है तो हम विक्रम साराभाई जी को कैसे भूल सकते हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, ठीक है ना। इन्होंने सबसे पहले भारत के अंदर स्पेस रिसर्च और न्यूक्लियर डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया, और जब इसरो की स्थापना की गई तो इन्हें इसरो का पहला अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है ना। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे इसरो की, क्योंकि हम हमारी थीम के अंदर जो है ना वो मैंने पहले बताया था कि हम एक विशेष जो कार्यक्रम चल रहा है चंद्रमा का, उसकी हम बात करेंगे। देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई। क्यों की गई? क्योंकि स्पेस प्रोग्राम को हमारे को बढ़ावा देना था, ठीक है ना। और इसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलोर में है। इसरो का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो सैटेलाइट हैं उनको डिजाइन करना, उनको बिल्ड करना और उनकी लॉन्चिंग करना, ये इसरो का मुख्य उद्देश्य है। इन्होंने अब तक कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, मुख्य रूप से अगर हम अंतरिक्ष की बात करें तो उसका थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताना चाहता हूँ। देखिए, उससे पहले इसरो के जो वर्तमान चेयरमैन है वो हैं एस सोमनाथ। इन्होंने जो पूर्व चेयरमैन है के सिवन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये के सिवन सर हैं और ये अपना चार्ज एस सोमनाथ सर को हैंडओवर कर रहे हैं। ये अभी रिसेंटली हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, वो था आर्यभट्ट, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। ये पूरी तरह से डिजाइन और फैब्रिकेट हिंदुस्तान के अंदर किया गया और इसकी जो लॉन्चिंग है वो अप्रैल 1975 के अंदर की गई, रशिया से की गई, क्योंकि उस समय हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे। परंतु आज इसरो जितने भी लॉन्चिंग करता है वो हम हिंदुस्तान से ही करते हैं, ठीक है ना। ये है चंद्रयान 1, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना। ये इंडिया फर्स्ट मिशन टू द मून, अक्टूबर 22, 2008 में इसकी शुरुआत की गई। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसरो अब अपने सारे जो लॉन्चिंग है वो सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहां से करते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर जो व्हीकल था वो था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV-C11, ठीक है ना। इस मिशन का जो टाइम पीरियड था वो 2 साल था और इसके अंदर जो मुख्य सफलता वो हमारे को मिली कि हमारे को वाटर मॉलिक्यूल जो है वो डिस्कवर किए गए हैं मून के ऊपर, ठीक है ना। चंद्रयान 2 की अगर हम बात करें तो इट इज इंडिया सेकंड मिशन ऑफ द मून। इसका मुख्य उद्देश्य था कि हम चंद्रमा का और गहनता से अध्ययन करें। इस मिशन की शुरुआत 22 जुलाई 2019 को की गई और इसका जो लॉन्चर था वो था GSLV Mk3, यानी कि जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है ना। और इसकी एक खासियत थी कि इसके अंदर ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों एक साथ भेजे गए, ठीक है ना। एक चीज मैं आपको और बता दूं, विक्रम साराभाई के नाम से ही इसके लैंडर का नाम विक्रम रखा गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं चंद्रयान 2 की, क्योंकि थोड़ा सा एक दिक्कत हुई थी इस प्रोग्राम के अंदर। तो हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लैंडर था और रोवर, उनकी माल फंक्शनिंग हुई फाइनल मूवमेंट के ऊपर। जब ये अपना प्रोग्राम कंप्लीट करने वाला था उस समय ये क्रैश हो गए और डिस्ट्रॉय हो गए बीच रास्ते में ही। बट इट डज नॉट मीन दैट द एंटायर मिशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड। इसका ये मतलब नहीं है कि भारत सरकार का पूरा ही जो मिशन है वो नष्ट हो गया, ठीक है ना। द ऑर्बिटर पार्ट ऑफ द मिशन हैज बीन फंक्शनिंग नॉर्मली। इसका जो ऑर्बिटर पार्ट है वो अभी भी अपने सामान्य रूप से अपना काम कर रहा है, ठीक है ना। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं कि अभी रिसेंटली भारत सरकार और इसरो ने ये तय किया है कि अगस्त 2022 में, इसी साल, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा और जो उसमें कमियां रही हैं 2 में उसको कंप्लीट किया जाएगा। और जो हमारा उद्देश्य है कि हम चंद्रमा की पूरी उसकी वर्किंग को और वहां पर क्या चल रहा है पूरा उसका अध्ययन करके आप लोगों के सामने लाए हैं, ठीक है ना। अब अंत में मैं इस स्लाइड के माध्यम से अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी सर्वत्र पूजनीय है, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑलवेज रेस्पेक्टेबल, ठीक है ना। परंतु एक बात का हमारे को ध्यान रखना है कि एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर एक एकीकृत दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, मैं समझता हूं कि मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा पाया हूं और इन्हीं शब्दों के साथ
आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और इसी तरह के रोचक वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।